गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन नंबर 11 है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों, मैं आज के लिए आपके लिए ना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखिए, क्वेश्चनों का फ्लो देखिए, आपके बिल्कुल सीटेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। बस ये समझिए कि सेम टू सेम यही एग्जाम आपके, ये क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं। तो ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू किया जाए। ओके, करें शुरू। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। भाई क्या बदलाव है, क्या बदलाव है बताइए दोस्तों। अरे ये क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीए 2020 से। अरे मानकीकरण से लचीलापन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, बहुविषयकता से कठोरता। तो क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। किस चीज का बदलाव है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। अरे मानकीकरण से लचीलापन, बिल्कुल। ये पढ़ लीजिएगा आप एनसीएफ 2020। इसमें से आपको एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपको सीटेट आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। मिस नहीं करना है उनको। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो बताइए दोस्तों क्या है वह? ऑप्शन नंबर 1 सहयोगात्मक, सहकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक या उबाऊ होगा, रचनात्मक या यांत्रिक होगा, भ्रमपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण होगा। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? अरे क्या कह रहा है भाई, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। अरे भाई किस चीज का हिस्सा होगा वो? वह होगा आपका सहयोगात्मक और सहकारात्मक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। शिक्षा वह स्वरूप है जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्या ये बात ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 सही कह रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या काम केंद्रित शिक्षा, या पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? समझ में आया, नहीं समझ में आया? दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए एक बार। शिक्षा का वह स्वरूप जिसमें बालक की आवश्यकता, रुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसमें अनुशासन, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास किया जाता है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा इज राइट आंसर ना। समझ में आया आप लोगों को? चलें आगे। तो प्लीज आई होप यू, आप लोगों को ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। पसंद आए तो अपने सर के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्न में से कौन से स्तर में शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। प्याजे चाचा के 4 स्टेज। समझ में आया? उसी से क्वेश्चन बन रहा है ये। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। अरे भाई बच्चा क्या कर रहा है? जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्न में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? अरे भाई कौन से स्तर में होंगे बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रिय जनित स्तर। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलें आगे। प्याजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? वस्तु स्थायित्वपन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या वह केंद्रता कहता है, कहलाएगा, प्रतिवर्तिता होगा, या आत्म केंद्रीकरण, या जीववाद? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है आप लोगों को, ध्यान रखना है। क्या होगा? अरे प्याजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अरे भाई केंद्रीयता ही तो कहा जाएगा ना, फोकसेशन। यस, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीयता। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिकथन ए गैर अनुरूप
अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों की लचीलेपन भूमिकाओं के लिए प्रोत्साहित करता है। बात समझ में आई? ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। तर्क क्या कह रहा है? जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। अब नीचे कूट दिए गए हैं, तो राइट कूट क्या होगा दोस्तों, बताइए। अपना आकलन करिए और सही आंसर पे पहुंचिए। नहीं समझ में आया? अरे गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों के लचीलेपन भूमिका के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसका आर भाई क्या कह रहा है? अरे जेंडर के समय या जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। अब बताइए क्या है राइट आंसर? यस, बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब क्यों भाई? ए और आर दोनों सही हैं। आर भैया ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? लचीलेपन भूमिका के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव आंसर आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये नहीं के ऊपर में ध्यान रखना, ये एग्जाम में ना मार दे देता है बहुत बड़ी जोर से। समझ में आया? चलें आगे, पढ़ें आगे। शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, क्या ये बात ठीक है? बच्चों की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख या व्यवहार होना, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर? भाई सारी चीज पॉजिटिव पूछा है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 ने थोड़ा सा घुमाया है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए भाभी शिक्षक शिक्षिकाओं, इस देश की होनहार शिक्षकों, बताइए क्या होगा राइट आंसर? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। अरे भाई शिक्षक के अनुसार कार्य करना, स्कूल में शिक्षक के अनुसार ही कार्य करते रहोगे कि बच्चों को भी सहयोग करोगे, बच्चों से भी करवाओगे? तो समझ में आया? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलें आगे। वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, परंतु आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त वितरण नहीं देता, उस समाधान को क्या कहते हैं? अब ध्यान रखना ये दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का है। यस, ऑप्शन नंबर 1 समस्या समाधान का स्वशोध या अन्वेषणात्मक प्रकार, सामान्य समाधान, समस्या समाधान का कार्यात्मक प्रकार, समस्या समाधान का एक विशिष्ट प्रकार। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? बताइए। अरे क्या कह रहा है? अरे वह समाधान जो एक समस्या को सफलतापूर्वक हल करने के लिए आवश्यक तत्वों का तो सही वर्णन करता है, परंतु आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त वितरण नहीं देता, उस समाधान को क्या कहोगे? सामान्य समाधान। सिंपल सा आंसर था इसका, लेकिन इनके शब्दों ने आप लोगों को घुमा दिया होगा। ओके, समझ में आया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9, वाक पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचारों की विशेषता है? अब बताइए दोस्तों, समझ में आया ना क्वेश्चन? केंद्राभिमुखी चिंतन, यांत्रिक समस्या समाधान परक चिंतन, रटकर समस्या हल करना, रट्टा लगवाओगे नहीं लगवाना, बुद्धिशीलता। तो आपके पास में 3 ऑप्शन बचे हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं? बताइए। अरे वाक पटुता, लचीलापन और मौलिकता किस प्रकार के विचार की विशेषता है? अरे भाई बुद्धिशीलता की तो होगी ना, है ना? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? लेवल ठीक ठाक है दोस्तों, हल्के में मत लेना। वो इजी इजी क्वेश्चन करा के तो मैं आपका काम चला दूंगा, आप लोग सारे के सारे हैप्पी हो जाओगे, परंतु जब सीटेट के एग्जाम में बैठ के देखोगे ना, तो थोड़ा सा घुमाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? बताइए दोस्तों, बुद्धि क्या है भाई? केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता है? क्या सिर्फ नकल करने की क्षमता है? एक विशिष्ट एकांकी क्षमता है? सिर्फ एकांकी क्षमता है? क्षमताओं का एक समूह है? यह एक समूह है, एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा है? तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, भारत देश के
तारणहारों, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। भाई बताइए, भाई आप लोगों को ना पढ़ने पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना? मेरे सभी के सभी फ्रेंड जो मेरी क्लास देख रहे हैं और जो आगे जाके मेरे मेरे भाई जो क्लास देखेंगे, आई होप यू, आई प्रे टू गॉड मेरे सभी भाइयों का सिलेक्शन होगा। उम्मीद है मुझे, उम्मीद है नहीं बिल्कुल पक्का पूर्ण विश्वास है। बस आप अपना प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे दीजिए, आप कहीं पे भी पढ़ाई करिए, लेकिन अपना प्रैक्टिस सेशन यहाँ पक्का लगाइए। और प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा-सा मोटिवेशन बढ़ जाता है मेरा। ठीक है? चलें आगे। तो राइट आंसर क्या होगा? अरे बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? अरे एक प्रकार का विलक्षण और सामान्य अवधारणा ही तो है ना? ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। चलें आगे। गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना मानकर बहुकारकी माना गया है। इसमें से बुद्धि का एक प्रकार है। बहुत बढ़िया। ये गार्डनर चाचा आपको मिलेंगे हर जगह पे, ध्यान रखना है। ये एग्जाम में 3 नंबर दे के जाएंगे। आपके सीटेट के पेपर के अंदर में 2 से 3 नंबर आपको मिलेंगे। आपको प्राइमरी में मिलेंगे और उसके बाद जूनियर लेवल में भी आपको मिलेंगे ये। तो कुल मिला के आपको 2 से 3 नंबर दे के जाने वाले हैं। गार्डनर चाचा के ऊपर में ध्यान रखना है। चलिए एक दिन मैं इसकी विस्तारित क्लास लेके आऊँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा बिल्कुल स्मूथ तरीके से। कार्यकारी कौशल क्या ये होगा? संगीत, नैतिकता या सृजनात्मकता? तो बताइए दोस्तों, गार्डनर चाचा द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि का स्वरूप एकांकी न मानकर बहुकारकी माना गया है। इसमें से बुद्धि का एक प्रकार है। अब कौन सा प्रकार है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। यस, संगीतमय बुद्धि। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 3 इस राइट आंसर। पढ़ा है ना गार्डनर चाचा की में। संगीत में बुद्धि किसमें पाई जाती है? सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक, अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे प्रतिभा कहेंगे, प्रतिभा सम्मान्यता कहेंगे, डिक्स कैलकुलिया कहा जाएगा या विद्वत्ता का लक्षण कहा जाएगा? तो बताइए दोस्तों, समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा फिर पढ़ लो। आप ना एग्जाम सेंटर में भी ना पहली बार पढ़ो, दोबारा से फिर पढ़ो, फिर आपको ऑप्शन के बाद आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए, चलिए। सीमित बुद्धि वाला एक व्यक्ति जब कला, संगीत, मानसिक, अंकगणितीय या कैलेंडर गणनाओं में अतुलनीय अक्षमताओं का प्रदर्शन करता है तो वो कौन होगा? क्या वह प्रतिभा होगी, प्रतिभा संपन्नता होगी, डिसकैलकुलिया होगा या विद्वता का लक्षण होगा? अब दोबारा आप लोगों ने पढ़ लिया, अब राइट आंसर आप खुद निकाल के दोगे तो क्या होगा? अरे भाई, विद्वता लक्षण होगा ना उसका। अरे कैसा है वो? अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है तो का ही लक्षण तो होगा ना, तभी तो वो अतुलनीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा टॉप लेवल के क्वेश्चन है, उसी के अंदर में काउंटिंग होता है ये। ऑप्शन नंबर 1 प्रबलन, आवश्यकता, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 आवश्यकता, प्रेरक शक्ति, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया। प्रेरक शक्ति, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया या आवश्यकता, व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, प्रेरक शक्ति या आवश्यकता? तो बताइए अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? पढ़ा है ना आपने अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बिल्कुल, पहले क्या होगी? आवश्यकता, फिर प्रेरक शक्ति होगी, फिर व्यवहारात्मक होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी। ओके, समझ में आया? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोबारा से फिर पढ़ लीजिएगा, अपने आप में इसका आकलन करना है आप लोगों को। चलते हैं आगे अब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूहों के कौन से गुणों एवं मानकों को समझित करने हेतु प्रयासरत रहता है? देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा आंसर है। इसको बिल्कुल शांति से धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना है और ये खुद ब खुद अपने आप का आंसर निकाल के बताएगा। अब क्या कह रहा है, समझ में आया आपको?
क्या कह रहा है? अरे बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने समूहों के कौन से गुणों का, मानकों का समंजित करने हेतु प्रयासरत होगा। समझ में आया? अब आगे चलो। उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते हैं। क्या ये बात ठीक कह रहा है? उन गुणों एवं मानकों को जो उसके व्यवहार के निकटस्थ प्रतीक होते हैं। उन गुणों एवं मानकों को जो सुविधाजनक ढंग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक की व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। अब बताइए भाई, क्या होगा राइट आंसर? समझ में आया? अरे इसमें से टैग वर्ड देख लो ना कौन कौन से। एक तो हो गया अभिप्रेरित, ये आपका टैग वर्ड हो गया। इससे आप लोग पकड़ सकते थे सुविधाजनक ढंग, इसमें एक यही दिख रहा है। निकटस्थ प्रतीक, ये नहीं होगा दोस्तों। और क्या है? व्यक्तिगत व्यवहार को संतोष प्रदान करते, संतोष संतोष की जरूरत नहीं है इसमें। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अपने आप कैलकुलेशन करिए, आकलन करिए, राइट आंसर बताइए। अरे उन गुणों एवं मानकों को जो सुविधाजनक ढंग से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या पूर्ति करने से काम चल जाएगा? नहीं। अब आपके पास लास्ट बचा ऑप्शन नंबर 4। उन गुणों एवं मानकों को जो बालक की व्यक्तिगत, किसके बारे में? व्यक्तिगत व्यवहार को अभिप्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना? यस। आगे चलें। सामाजिकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है। अब किन गुणों को अनुकूलित करता है? आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अरे जिसके आधार पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है, जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं, जिनके साथ वह किसी विशेष में संबंधित रहता है, जिसके साथ उसका निकटस्थ संबंध होता है। क्या ये बात ठीक है? अब बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। सामाजिकरण की स्थिति में बालक समूह के उन गुणों एवं मानकों को अनुकूलित करता है। किन गुणों को? अरे जो उसके अभिप्रेरकों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से संतुष्ट करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना? आया नहीं आया? आ गया होगा। ओके, चलें आगे अब। लेव वाइगोस्की के विचार में निजी वाक, भाई बताइए निजी वाक क्या है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में बाधा डाल देता है, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता। भाई दोनों काट दो। अब बचे हैं आपके पास दो। वाइगोस्की चाचा के विचार में निजी वाक क्या है? एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। क्या होगा? ये भी नहीं होगा। कट गए ना तीनों के तीनों, पकड़ लिया आप लोगों ने। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे भाई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, निजी वाक। समझ में आया? चलिए आगे। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? भाई बताइए, गतिविधि का आनंद लेना, असफल होने का डर, सफलता की आशा या गर्व की भावना। क्या होगा भाई प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, मेरे भावी देश के शिक्षक शिक्षिकाओं? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। प्रदर्शन प्रतिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? आनंद पे रहेगा, डर पे रहेगा, आशा पे रहेगा या गर्व की भावना पे रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई मोटिवेशन की भावना, गर्व की भावना पे रहेगा ना? समझ में आया? अरे भाई बहुत तगड़े मेरे पूरे के पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं, बहुत तगड़े स्टूडेंट हो आप लोग और बहुत अच्छे शिक्षक हो। मुझे पता है आप लोगों ने सही आंसर बताया है। जितने के जितने आज देख रहे हैं ना, मम्मी कसम खाओ सारे के सारे सब्सक्राइब करोगे। बड़ी मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने में। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय समाज की बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए किस रूप में देखा जाना चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा। अरे बहुभाषा को किस रूप में देखना चाहिए?
एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक महत्वपूर्ण शिक्षण चुनौती के रूप में देखना चाहिए, भाई चुनौती मत देखो, गलत हो जाएगा नहीं तो। एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में, समस्या भी मत देखो भाई। एक महत्वपूर्ण दुविधा के रूप में, भाई कट गए तीनों के तीनों, आप लोगों ने सही पकड़ लिया। क्या है राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। अरे आप लोग जब चयनित होकर के अपने-अपने स्कूलों में जाओगे, जाओगे ये तो मुझे मालूम है भाई, डेफ़िनेटली आप लोग जाओगे ही जाओगे। तो क्या है बहुभाषा, जो बहुत सारी लैंग्वेज से जो बच्चे आते हैं, आप उनको क्या मानोगे? एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखोगे। आपको भी उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और उन्हें आपको भी सिखाना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया होने से कौन सा विकास प्रभावित होता है? बताइए भाई, आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक के वातावरण से। केवल संज्ञानात्मक, केवल सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास, शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? बताइए मेरे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं। अरे भाई दोनों चीज ही प्रभावित होंगी ना, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक। यस, अब इस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। इन क्वेश्चनों को दोबारा से फिर घुमा दिया जाता है, कभी पॉजिटिव वे में लिया जाता है, कभी नेगेटिव वे में लिया जाता है। क्वेश्चन यही है एनसीईआरटी सीबीएसई के पास में, और कहीं से नहीं आते। बस इन्हीं को हेर-फेर करते हैं। आपको समझना है, अपने दिमाग की अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, सीडी पे कुछ नहीं है, सिर्फ हौवा बना रखा है। ये 30 में से 30 नंबर लेके आओगे आप लोग सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण, छवि आदि के लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा निम्न में से किसका संकेत दे रहा है? बहुत बढ़िया, ये वही है डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, इसी में से मिलेगा आपको। 2 नंबर दे के जाएंगे ये। भाई अधिगम की अक्षमता का, कठिनाई से अधिगम का, अधिगम में समस्या का, अधिगम में असुविधा का। तो बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? अरे किस चीज के बारे में? कॉपी में विपरीत छवियां जैसे दर्पण छवि आदि में लेखन संबंधी विकार है, लेखन संबंधी गलतियां मिलती हैं। तो क्या होगा? लिखने की समस्या को क्या कहोगे? बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई अधिगम की अक्षमता, है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है दोस्तों, सही नहीं पूछा है आपसे। सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है। भाई बात तो ठीक लग रही है, सही बात है ना? सीखने सिखाने के साथ साथ बाद में भी होता है, पहले भी होता है, बीच में भी होता है। सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बताइए भाई भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा 21 का राइट आंसर? फंस जाओगे इसमें, थोड़ा सा घुमा दिया है इस क्वेश्चन ने आप लोगों को, है ना? अरे मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरे कौन सा सही नहीं है? क्या मूल्यांकन की प्रक्रिया एक गतिक होती है या गतिक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, पकड़ा क्वेश्चन को? नहीं पकड़ा? आई होप पकड़ लिया होगा आप लोगों ने। सुरेश ने विद्यालय के दोस्तों के साथ पिकनिक जाने की योजना बनाई। उसने श्याम के साथ योजना की चर्चा की, जो इससे सहमत नहीं है। श्याम सोचता है कि नियमों को बहुमत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। पियाजे द्वारा इस प्रकार असहमत होने की प्रक्रिया को निम्न में से किससे संदर्भित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त बनाया है इसको। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विस्मय तांत्रिक नैतिकता। तो बताइए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? अरे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए और राइट आंसर मुझे बताइए। चलिए क्या है भाई? अरे क्या कह रहा है? अरे सहयोग की नैतिकता ही है ना, वो अपने दोस्त से क्या कर रहा है?
चल भाई पिकनिक पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो सहयोग की नैतिकता के बारे में तो बात कर रहा है ना वो, पर जो उसका दोस्त है वो मना कर रहा है। फिर दूसरों से ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। तो सहयोग की नैतिकता के बारे में ही तो चर्चा कर रहा है ना ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? स्वलीनता की है, गुणज वैकल्य की है, पठन वैकल्य की है, या दृष्टिवादित है? तो बताइए। अरे बार बार दोहराने की जो व्यवहार है उसे क्या कहोगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ना। अरे गुणज वैकल्य आप लोग भी तो करते हो, बार बार दोहराव नहीं करते हो? तो सैम बच्चा भी वही करता है। तो 23 का राइट आंसर हो गया गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आई होप यू समझ गए होंगे आप लोग। चलें आगे। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए भाई, पॉजिटिव क्वेश्चन है, आंसर पॉजिटिव होगा। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। क्या ये बात ठीक कह रहा है ये? सोचिए समझिए। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो भाई ये तो आंसर होगा नहीं, इसने घुमा दिया उल्टा। ऑप्शन नंबर 4 ने तो मामला गड़बड़ कर दिया। अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं आपके पास। दिमाग के ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर डालिए। प्रेशर नहीं डालना, सोचना है, वैसे उसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना है और राइट आंसर पे पहुंच जाना है। प्रेशर नहीं डालना भाई। सीटेट के एग्जाम के लिए यदि आप लोगों ने प्रेशर डाल लिया दिमाग के ऊपर में, तो मामला थोड़ा सा संवेदनशील हो जाएगा। बस सीटेट जैसे एग्जाम के लिए ज़्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं करना आपको, और परेशान भी नहीं होना। सिंपल से क्वेश्चन है, पढ़िए और राइट आंसर पे पहुंचिए। अरे अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरे भाई आप लोगों ने पढ़ तो लिए हैं, चौथा मैंने काट ही दिया हूँ, 3 बचे हुए हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं? अरे भाई साहब क्या कह रहा है वो? सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। अरे छात्र नहीं, सभी लोग सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं सीखते? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीन पियाजे चाचा द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया जी। संवादी चालक अवस्था मानसिक प्रहस्तन से जूझना। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, घुमाएगा थोड़ा सा ये। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का विकास। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम है। अब बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप बताओगे राइट आंसर क्या होगा। अरे बताइए क्या कह रहा है? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सही सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा होगा सही आंसर 25 का? बताइए बताइए। भाई ये तो तीसरा आंसर ठीक लग रहा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यही है सही आंसर। चलें आगे। 7वीं कक्षा के मूक वाधित। अब मूक वाधित क्या है भैया? जो बच्चे बेचारे बोल नहीं पाते उन्हें मूक वाधित विद्यार्थी स्टूडेंट कहते हैं। समझ में आया? अब आपको क्या करना है? के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। भाई बात ठीक है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बिल्कुल विशेष व्यवहार कर दोगे क्या? नहीं करना है ऐसा। को निचले स्तर के कार्य करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। भाई उसका मोटिवेशन खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। कि शिक्षा व्यवस्था सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं करनी चाहिए। भाई बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। ऑप्शन नंबर 4, दिक्कत में पड़ जाओगे आप। अब 2 आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? भारत देश की भावी शिक्षक शिक्षिकाओं बताइए। अरे बेचारा मूक वाधित बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। कि ये बात ठीक लग रही है? भाई ये बात तो ठीक ही लग रही है। या फिर दूसरा क्या कह रहा है कि साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए।
अरे बिल्कुल, विशेष व्यवहार करोगे तो बेचारा वो और अपने आप को नर्वस समझ लेगा ना, कि भाई मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, सब मेरे को सहानुभूति दे रहे हैं, मेरे साथ विशेष व्यवहार कर रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास कौन-सा बचा? बताइए मेरे भावी शिक्षकों, ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर, है कि नहीं है? अरे के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। बिल्कुल, चलें आगे। वह अधिगम जो बालक में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है, क्या कहलाएगा भाई बताइए? विभेदात्मक अधिगम कहलाएगा, संप्रत्यय अधिगम कहलाएगा, शाब्दिक सहचर्य अधिगम कहलाएगा, समस्या समाधान अधिगम कहलाएगा। तो बताइए भावी शिक्षक शिक्षकों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर समझ में आया कि नहीं आया? अरे वह अधिगम, अरे कौन सा अधिगम? जो बालक में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाता है, वो क्या कहलाएगा? बताइए। अरे भाई क्या कहलाएगा? संप्रत्यय अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? अब ये चाचा जी आ गए आपके वाइगोत्स्की। अब ये किससे सहमत हो रहे हैं? चलिए भाई ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर पे पहुंचते हैं। भाई बच्चों की सोच को प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग के द्वारा समझा जा सकता है। भाई जानवरों के ऊपर में तो पावलॉक चाचा ने किया था, आप कहाँ जानवरों के ऊपर में लेके जा रहे हो? मामला गड़बड़ है, ध्यान से समझना। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उनको दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। कतई नहीं कर देना, मुश्किल में पड़ जाओगे। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः संबंधों से सीखते हैं। भाई पॉजिटिव है और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। बच्चे तब सीखते हैं जब उनको आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। लालच बुरी बला है, इसमें तो वो पढ़ाना ही नहीं छोड़ देते हैं। अब क्या बचा? क्या बचा बताइए? पहला व दूसरा। पहला तो भाई कट ही जाएगा ना। अरे जानवरों का प्रयोग, ये तो आंसर होगा नहीं। अरे भाई आंसर तो आपका निकल गया। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है ये। समझ में आ गया ना? अरे बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर संबंधों से सीखते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के, किसके बारे में पूछ रहा भाई? सामाजिकरण के द्वितीय कारक कौन कौन से हैं? क्या वह किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, मीडिया है, निकट का परिवार है या स्कूल है? तो बताइए द्वितीयक सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? आप लोगों ने पढ़ा तो है ना? क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे भाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। भाई किताबें और पत्रिकाएं भी होंगी, और क्या होगा? मीडिया भी होगा, और क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 स्कूल भी होगा। पर निकट परिवार तो ये प्राथमिक स्वरूप हो जाएंगे ना। प्राथमिक कारक निकट परिवार है और द्वितीय कारक में ये तीनों की तीनों आ जाएंगे, किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया एवं स्कूल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सृजनात्मक विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह रचनात्मक आलोचना की क्षमता विकसित करे। क्या ये बात ठीक लग रही है? वस्तुओं एवं विचारों का तोड़फोड़, विवादात्मक प्रश्न ना पूछें, विद्यार्थियों में आत्म अभिव्यक्ति की आदत न डालें। तो ये तो भाई गड़बड़ कर दिया चौथे ने। सृजनात्मक विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? बस यही बात है। नीचे आप लोगों ने पढ़ लिया है, बाकी के आप राइट आंसर बता दीजिए। क्या होगा भावी शिक्षक शिक्षिकाओं? राइट आंसर सामने है, इसका राइट आंसर आप सबको दिख रहा है और सही आंसर लगाओगे मुझे मालूम है। अरे भाई क्या है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी, आलोचना की क्षमता विकसित करना। इसके ऊपर में ध्यान मत दीजिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मक क्षमता का विकास करना, ये घुमा दिया इसने आलोचना को। आलोचना के कारण बहुत से लोग इसको नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? आई होप यू, आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है और भी भाई लोगों का भला हो जाए।
मेरा ये प्रयास है कि इस बार मेरी तरफ से कम 5000 बच्चे मैं सीटेट में क्लियर कराऊँ और मेरे इस प्रयास को आप लोग ही सफल बनाएँगे। तो आई होप यू मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। ध्यान रखिए तब तक अपना, अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए और अपने सर के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने एक भाई के लिए एक गुरुदक्षिणा समझ के एक सब्सक्राइब और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये, ठीक है? ये कुछ चलें आगे, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखें, राधे-राधे।